हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया टॉपिक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फ्रेंड्स, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हम इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलते हैं और इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो हम इसे कैग कहेंगे। क्या कहेंगे? कैग कहेंगे। इस सारी वीडियो में जो हम सारा टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कैग से संबोधित करूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही हम कैग कहते हैं, ठीक है। तो कैग जो है वो संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, यानी हम इसे कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कैग की। और साथ ही जो इसका उल्लेख किया गया है कैग का संविधान में भाग 5 आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक किया गया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैग का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है तो वो है भाग 5 और आर्टिकल पूछे जाते हैं तो आर्टिकल है 148 से 151 तक। पूरे कैग का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। कैग का वर्णन पूरा जो है वो इन 4 आर्टिकल्स में है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल क्वेश्चन आता है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है, तो तब आपके पास अलग अलग अनुच्छेद दिए गए होंगे, तब आंसर आपको मानना है केवल और केवल आर्टिकल 148, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है और संविधान के भाग 5 आर्टिकल 148 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 148 में जो है वो उसमें दिया गया है कि कैग की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, शपथ एवं सेवा की जो शर्तें होंगी, ये इस आर्टिकल में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 में जो है उसमें कैग के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है कि कैग के क्या क्या कर्तव्य होंगे और क्या क्या उसकी शक्तियां होंगी। आर्टिकल 150 में कहा गया है कि संघ एवं राज्यों के खातों को उस रूप में रखा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति कैग की सलाह पर निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज किस में लिखी गई है? आर्टिकल 150 में। अब आ जाते हैं आर्टिकल 151 में, 151 में, ठीक है। आर्टिकल 151 में कहा गया है कि कैग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाएगी। जो कैग है वो अपनी रिपोर्ट किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष रखवाएगी, ठीक है। ये काम किसका है? आर्टिकल 151 का। तो हमने पहले ये 4 आर्टिकल देख लिए हैं कि इसमें क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैग से रिलेटेड। चलिए, अब जो कैग की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही जो इनका कार्यकाल होता है कैग का, वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो। इसका मतलब समझते हैं कि जो 6 वर्ष से मतलब है यदि कोई व्यक्ति 52 वर्ष की आयु में कैग के पद पे पहुंचता है तो 58 साल की उम्र में उनको क्या होना पड़ेगा? रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। 6 वर्ष पूरे हो गए। अगर कोई व्यक्ति 64 साल की उम्र में क्या बनता है? कैग बनता है, तो 1 वर्ष बाद यानी 65 वर्ष की आयु में उनको रिटायर होना पड़ेगा इस पद से, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो उतना उनका कार्यकाल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपके पास ऐसा ही आया रहेगा कि कैग का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों एक साथ दिए रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कैग हैं वो अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैग की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है और वो अपना त्यागपत्र भी किसे दे सकते हैं? राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अब बात आ जाती है कि जो कैग का पद होता है वो किस प्रकार से पद खाली माना जाता है, ठीक है, या कैग को किस प्रकार से पद से हटाया जा सकता है। दोनों बात एक ही है। अब देखिए, या तो हमने कहा कि उनका कार्यकाल पूरा हो जाए या वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दे। तीसरी कंडीशन है कि कैग के पद को उसी प्रकार से खाली किया जा सकता है या उन्हें पद से हटाया जा सकता है जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है, ठीक है। किसको? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। और किस आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा किया जाता है? आर्टिकल 124 पार्ट 4 के अंतर्गत, ठीक है। यानी अगर हम कहें कि
कैग को किस आर्टिकल के अंतर्गत पद से हटाया जाता है, तो भी उसका आंसर क्या आएगा, आर्टिकल 124 पार्ट 4 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का जो प्रोसेस है और आर्टिकल है एक ही है। किस किस का, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं या मुख्य न्यायाधीश होते हैं और कैग जो है। ठीक है, आर्टिकल 124 पार्ट के अंतर्गत इन्हें आर्टिकल 124 पार्ट 4 के अंतर्गत इन्हें पद से हटाया जा सकता है। अब इसको समझ लेते हैं कि कैसे पद से हटाया जाता है कैग को। ठीक है, उनको हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 124(4). ठीक है, हम इस प्रक्रिया को महाभियोग भी कह सकते हैं। और आधार क्या होगा कैग को हटाने का, साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। यानी जब कोई कैग क्या करेंगे, संविधान का उल्लंघन करेंगे या संविधान के अनुरूप कार्य न कर रहे हों या अपने पद पर ना बने रह पा रहे हों, यानी असमर्थता के आधार पर। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है, यानी संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं ये, या संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये क्या है, साबित कदाचार है। ठीक है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, जो आर्टिकल 124(4) है वो देख लेते हैं। देखिए, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, कोई भी सदन होगा उसमें प्रस्ताव ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है। अगर लोकसभा प्रस्ताव लाती है तो उसके 100 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ठीक है, और अगर राज्यसभा लाती है तो 50 सदस्यों का समर्थन इसमें आवश्यक है। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त है कि 14 दिन पूर्व सूचना कैग को देनी पड़ेगी और इस बीच कैग अपना पक्ष रख भी सकते हैं और रखवा भी सकते हैं। ठीक है, वो अपना पक्ष भी तो रखवाएंगे कि आखिर उन पे जो इल्ज़ाम लगा है वो सही है या गलत है, या उन्होंने किस आधार पर संविधान का उल्लंघन किया है। ठीक है, ये उनके पक्ष रखने के लिए उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी है। अब क्या होता है, यदि दोनों सदन, एक सदन की हम बात नहीं कर रहे हैं, लाएगा तो कोई भी एक सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन यदि दोनों सदन अलग अलग की बात कर रहे हैं हम, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। ठीक है, अलग अलग उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 2/3 तथा जो कुल सदस्य संख्या है उसके बहुमत से जो लाया गया प्रस्ताव है उसको पारित कर देते हैं, तो कैग को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाएगा यदि दोनों सदन 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं तो। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस है, कैग को हटाने का प्रोसेस है। और यही क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश जो हैं, यानी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया भी है। चलिए अब देख लेते हैं कि जो कैग का भत्ता, जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैग का वेतन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति कैग है और उसका जो कार्यकाल चल रहा है तो उस दौरान उसके वेतन और भत्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन यानी कटौती नहीं की जा सकती है। ऐसा सिर्फ एक बार किया जा सकता है, ऐसा केवल ऐसी परिस्थिति में किया जा सकता है जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो। ठीक है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता है। क्या कि कैग के जो वेतन है उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कैग रहता है या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार में जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उसके बाद कैग किसी अन्य कार्यालय में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद वो किसी और कार्यालय में काम नहीं कर सकते, ये शर्त होती है इसकी। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कैग की नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कितना होता है और साथ ही कैग को कैसे हटाया जा सकता है। अब कैग का कार्य क्या है ये हमें देखना है। ठीक है, कैग का जो मेन काम है उसका काम है भारत सरकार के सभी लेखाओं का निरीक्षण एवं परीक्षण करना, कुल मिला के उसका ऑडिट करना। ठीक है, क्या करना है, ऑडिट करना है, इंस्पेक्शन करना है कि ये जो इसकी लेखाएं हैं यानी जो इसका डेटा है वो सही है या नहीं है। ठीक है, जो सरकार ने, भारत सरकार ने जो भी धन खर्च किया है वो विधि के अंतर्गत आता है या नहीं, यानी जिस चीज के लिए पैसा दिया गया है
वो उस पैसे में वो उस चीज के लिए खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, ये काम देखने का किसका है, कैग का है। ठीक है, तो सरल शब्दों में अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने जो धन व्यय किया है वह विधि के अंतर्गत यानी नियम जिसके लिए दिया गया है या नहीं है, वो देखना है कैग का काम। कंट्रोल नहीं करता है, वो केवल देखता है वो सही खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। साथ ही जब वो निरीक्षण कर लेते हैं, कैग भारत सरकार की लेखाएं हैं उसका ऑडिट कर देता है, चाहे वो भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो। ठीक है, जब इसका ऑडिट वो कर देता है तो केंद्र का यानी भारत सरकार की जो रिपोर्ट है राष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं, तो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। अब राष्ट्रपति संसद में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। कहाँ करते हैं, संसद में, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब संसद में बनी हुई है एक समिति जिसे कहते हैं लोक लेखा समिति यानी PAC, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब इस समिति को ये रिपोर्ट दे दी जाएगी और ये समिति इस रिपोर्ट की जांच करेगी। ठीक है, दोबारा से इसकी जांच की जाएगी जो कैग की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझिएगा कि कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाते हैं या प्रस्तुत करते हैं और संसद की एक समिति है लोक लेखा समिति, वो उस रिपोर्ट की क्रॉस जांच करती है। ठीक है, एक बार जांच करती है। साथ ही ये तो किसकी थी, भारत सरकार की थी, लेकिन वैसे ही जो राज्य सरकारों द्वारा खर्च किए गए धन के एक एक पैसे का जो हिसाब है वो भी कौन रखता है, कैग रखता है। जब कैग राज्य सरकार के जो लेखाओं का निरीक्षण करता है, ऑडिट करता है, तो उसे कैग किसे देता है, राज्यपाल को देता है। संघ में किसको दे रहे थे, भारत सरकार के उसमें किसे दे रहे थे, राष्ट्रपति को, और राज्यों में किसे देंगे, राज्यपाल को देंगे। ठीक है, उनके माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से कहाँ रखाया जाएगा, इसे विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जो हमने बोला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वास्तव में अगर आप देखोगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो भारत सरकार ने जो खर्चा किया है उसका निरीक्षण, ऑडिट करता है। केवल क्या करता है, ऑडिट करता है। लेकिन जो ये नियंत्रण शब्द है उसका धन पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं होता है। धन पर जो नियंत्रण होता है वो संसद और विधानमंडल का होता है। किसका होता है, संसद और विधानमंडल का। कैग का काम केवल ऑडिट करना होता है। तो इसीलिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक में जो नियंत्रक शब्द लगा है वो एक भ्रामक शब्द है। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए है कि शायद ऐसा लगता है कि भारत में जो कैग है वो पैसे पे जो धन है उसका नियंत्रण कर रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि कैग केवल ऑडिट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, कैग का काम है। तो फ्रेंड्स, कैग से रिलेटेड जो कैग का टॉपिक है वो इतना सही है, लेकिन कैग से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। तो अब हम क्वेश्चन फॉर्मेट में देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, साथ ही हम उसका उत्तर भी देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। कैग भी आप साथ में पढ़ लो और उसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में कर लेंगे, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन अलग से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर और टॉपिक अलग से। एक साथ पढ़ेंगे, पहले उसको समझेंगे और तभी उसके जब क्वेश्चन आंसर कर दोगे तो क्लियर हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। जो कैग का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद या आर्टिकल जो है वो है 148। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी हमने पढ़ा था कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो वो कौन है, कैग है। नेक्स्ट है कैग अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो कैग का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो मैंने आपको अभी समझाया था। नेक्स्ट है कैग राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसको देता है? तो किसे देता है, राज्यों का राज्यपाल को। ठीक है, राज्यों का जो ऑडिट करते हैं वो रिपोर्ट जो बनाते हैं किसको देते हैं, राज्यपाल को। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि भारत सरकार में 2 कैग नहीं होंगे, कैग एक ही होगा जिसका काम क्या होगा, संघ और राज्य। संघ मतलब होता है सेंटर, केंद्र और राज्य दोनों के लेखाओं का निरीक्षण परीक्षण कौन करेंगे, कैग करेंगे। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में।
नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान यानी 2022 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन हैं? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो हैं 14वें कैग हमारे। कितने नंबर के हैं? 14वें। यहीं पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भारत के प्रथम कैग कौन थे? तो वो थे वी नरहरि राव, जिनका कार्यकाल रहा 1948 से लेकर 1954 तक। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कैग का जो वेतन है वो कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में कैग की शुरुआत कब से की गई? 1858 से। ठीक है। नेक्स्ट है कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार एवं या लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो मैंने अभी बताया जैसा संघ और राज्य दोनों के लिए काम करता है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है, कैग एक ही होता है भारत का। कैग को कैसे लिखा जाता है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैग के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? जब भारत का संविधान लिखा गया तो पर्टिकुलर हमने संविधान में कैग के बारे में लिखा। ठीक है। भाग 5 में आर्टिकल बताए थे मैंने, आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा कैग को हटाया जा सकता है? तो आर्टिकल 124 पार्ट 4 के अंतर्गत। ठीक है। तो ये कैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जो छूट गए तो हमने डिस्कस करते हुए देखा था कि कैग की रिपोर्ट की जांच कौन सी समिति करती थी? तो हमने देखा लोक लेखा समिति करती है। कहाँ पर उनकी किसको देते हैं वो अपनी रिपोर्ट? राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति संसद में प्रस्तुत करते हैं। तो ये जो और क्वेश्चन है वो हमने वहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, पीछे टॉपिक में। बाकी जो थे कि कैसे करने हैं वो मैंने बता दिया आपको। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कैग को कि भारतीय कैग और ब्रिटिश कैग में क्या अंतर है। ठीक है, इनकी तुलना कर लेते हैं 2-3 पॉइंट में। अब देखिए, जो भारतीय कैग है वो केवल लेखाओं का निरीक्षण और परीक्षण करता है, यानी वो केवल ऑडिट करता है। कब? जब काम हो जाता है उसके बाद। ठीक है। लेकिन ब्रिटिश कैग जो है वो नियंत्रण एवं परीक्षण दोनों करता है। वो कंट्रोल भी करता है पैसे पे और उसके बाद ऑडिट भी करता है कि जो पैसा दिया गया था उसका काम सही से किया गया या नहीं किया गया। अंतर यहाँ पे देख लीजिए आप पहला। ठीक है। दूसरा है जो भारतीय कैग है वो खर्च किए जाने के बाद खातों का ऑडिट करता है, यानी पहले पैसा लगा दिया जाता है, उसके बाद ये सही खर्च किया गया है या नहीं किया गया है, भारत का कैग तब जांच करता है। लेकिन ब्रिटेन में देखिए आप, ब्रिटेन में कैग की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता है। यानी जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में किसी चीज के लिए संसद द्वारा पैसे निकाले जाते हैं तो ब्रिटेन में उसके लिए उस सरकारी खजाने से पैसे निकालने के लिए कैग की मंजूरी आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद भी कैग क्या करता है? पहले पैसे भी देता है, फिर ऑडिट भी करता है। ये 2 चीजें देखिए आप। ठीक है। जो भारतीय कैग है वो किसी भी संसद में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। कभी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि कैग किस सदन का सदस्य होता है, तो भारत में वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन ब्रिटेन में कैग जो होता है वो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होता है। ठीक है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स होती है उसका सदस्य क्या होता है? ब्रिटेन में कैग होता है। चलिए, ये तो थे भारत और ब्रिटेन के कैग में अंतर। अब आप देखिए, आप कह रहे होंगे कि आखिर कैग जो है उसने ऐसे क्या क्या काम किए होंगे भारत में जो हम इस पद को इतने इंपॉर्टेंटली पढ़ रहे हैं। भारत में जितने घोटाले हैं अगर आप गिनती करने लग जाएं तो शायद गिनती खत्म होने लग जाएंगी, लेकिन जो घोटाले हैं वो बहुत सारे हैं। और जितने भी घोटाले बाहर आते हैं वो सब कैग के ऑडिट के आधार पर आते हैं। ठीक है। कुछ तो ऐसे घोटाले हैं जो पकड़े भी नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं। 4-5 आपको मैं इम्पोर्टेंट बता देती हूँ जो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में और टीवी में देखे होंगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे चारा घोटाला था। ठीक है। सत्यम घोटाला हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला हो गया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया और कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया। ठीक है। ये 5 इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चाओं में रहे हैं, जो कैग की रिपोर्ट के आधार पर, ऑडिट के आधार पर पकड़े गए थे। ठीक है। आने वाले टाइम में कैग क्या क्या घोटाले पकड़ेगा ये अभी कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरे हिसाब से जब राजनीतिक परिवर्तन भारत में एक बार फिर से होगा तो उसके बाद कोरोना जो पैंडेमिक टाइम था
उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला या बहुत ज़्यादा जो करप्शन हुआ वो भी निकल कर सामने आएगा। तो हमने ये पढ़ लिया है कैग को, लेकिन जो कैग का जो पद है और इसके जो कार्य है, इनमें कुछ रिफॉर्म होने चाहिए इंडिया में भी, क्योंकि हम पैसे पहले दे देते हैं, अब वो पैसा तो वेस्ट हो गया, रिकवरी तो उसकी होती है नहीं, बहुत 1 या 2% जो पैसा है वो रिकवर हो पाता है इस घोटाले में, ठीक है, होता नहीं है बेसिकली। उसके बाद क्या होता है कि हम उसकी जांच बाद में करते हैं, ऑडिट बाद में करते हैं, तो उसका फायदा होता क्या है? कुछ भी नहीं होता है। 4 दिन वो चर्चाओं में रहता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे कैग के कार्य हैं, कार्य क्षेत्र है और स्थिति है, इन दोनों को कुछ चेंज करना पड़ेगा इनमें, ठीक है, इन सब में चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हम ब्रिटेन का भी यहाँ पे वो कर सकते हैं, उसको भी फॉलो कर सकते हैं कि जब हम पैसा दे रहे हों जिस भी प्रोजेक्ट के लिए या जिस भी काम के लिए, तो हम भी पहले क्या करें, उसको पूरा परख लें कि ये क्या होगा, उसके बाद ऑडिट कर लें उसका, ठीक है, पैसे भी दें, पैसे देते हुए भी और काम होने के बाद भी। तो ये भी एक अच्छा सुझाव है। तो इस प्रकार से ये जो पद है इसमें थोड़े ना थोड़े चेंजेस होने चाहिए, ठीक है, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़े बहुत, क्योंकि जब घोटाले हो जाते हैं उसके बाद कोई भी फायदा नहीं होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, तो ये था कैग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों ने इसे समझा, इसके क्वेश्चन आंसर देखें। तो हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।